हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने 2 वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के एप्लीकेशन से कैलकुलेट करना सीख लिया है ना। अब हम लोग पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा हम लोग देखेंगे आज, लाइन इंटीग्रल के बारे में। छोटा वीडियो रहेगा 10 से 15-20 मिनट का। देखो कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं पहले ही दिमाग में। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वी से। अब देखो किसी भी चीज़ में डिफरेंस होता है तो डेल्टा लग जाता है ना। तो अगर पोटेंशियल में डिफरेंस बोल दे, चाहे चेंज इन पोटेंशियल बोल दे, तो उसमें डेल्टा लगा दो। और डेल्टा का बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है? उसी क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू, है ना, उसी क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू माइनस उसी क्वांटिटी का इनिशियल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू से। पोटेंशियल एनर्जी है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट होगा? कैपिटल यू से। यू से एनर्जी और वी से पोटेंशियल। देखो पहले यू है ना एनर्जी, तो पहले डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी है और उससे फिर पोटेंशियल डिफाइन किया गया है, इसलिए यू के बाद वी है। ठीक है, नाम का भी कुछ मतलब है। और देखो पोटेंशियल एनर्जी जैसे यू था, तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का जब डिफरेंस लिखा जाएगा तो डेल्टा यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डेल्टा यू। लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा फेमस नाम कह देगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 4 बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इस बात को समझेंगे। इस बात का क्या मतलब है? ये वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि किस फोर्स को कंजर्वेटिव कहेंगे। तो ये फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उस फोर्स के द्वारा वर्क डन जो किया जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट का, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। या फिर इसी बात को ये भी कहा जा सकता है कि एक साइकिल में एक क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क डन क्या होगा? इसी बात को वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। ठीक है, और इतना हो गया। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है एफ, वो क्या होता है? वो निगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, डी यू बाई डी आर, है ना। इसको पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट जो है वो है फोर्स के बराबर। इसके बराबर है वो निगेटिव, मतलब उसका निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट किसके बराबर है? फोर्स के बराबर। कैसा फोर्स होना चाहिए? कंजर्वेटिव। सी एफ का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो अगर आपको कूलम्स लॉ का एफ का एक्सप्रेशन पता है, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कूलम्स लॉ है। तो वहाँ से अगर कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन रख के डी का मल्टीप्लाई इधर करके इंटीग्रेट करोगे, तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो। सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, और एफ डॉट डी आर, एफ से डी आर का मल्टीप्लाई होगा तो एफ डॉट डी आर क्या है? वर्क डन होता है। तो वर्क डन को बोला जा सकता है कि नेगेटिव ऑफ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस बात को दूसरा तरीका से बोलने का तरीका क्या है कि वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो क्या हो जाए? नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू चाहे डी यू, जो भी लिखना है। तो एक बात ये ध्यान में रख सकते हैं और एक बात ये ध्यान रख सकते हैं, है ना। इसमें जब यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से जब तुम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहोगे तो इंटीग्रेशन कर देना किसका? एफ डॉट डी आर का। एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन कर देना ना, प्रॉपर लिमिट्स के साथ। जहाँ से जहाँ तक पूछा जाएगा तो वो तुम्हारा डी यू निकल जाएगा। ध्यान रखना, यू नहीं डी यू निकल जाएगा। यू का भी अपना एक वो होगा ना, डी यू का इंटीग्रेशन से ही तो ये मिल रहा है। तो यहाँ पे लिमिट होगा ना कहीं ए से बी तक, है ना। तो यहाँ भी वही लिमिट ए से बी तक है। समझ में? एक माइनस साइन लगा हुआ रहेगा। माइनस साइन की वजह से तुम यहाँ लिमिट का साइन चेंज भी कर सकते हो अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो। अगर इसको पॉजिटिव बनाना है ना, तो इसको लिमिट का साइन चेंज कर दो बी से ए, तो ये माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए बता रहे हैं ये सब बात। चलो इस वीडियो में हमको समझना है लाइन इंटीग्रल के बारे में। किसके बारे में?
लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है ऐसे कि इन लेंथ पे है ना, डीएल एक लेंथ वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं, तो डीएल वेक्टर के अलोंग इंटीग्रेशन कर देंगे जब किसी प्रॉपर लिमिट्स ए और बी के बीच में, उसी को लाइन इंटीग्रेशन कहेंगे। तो कह रहा है ये टॉपिक इंडिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नेचर ऑफ पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स का ही प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे, है ना, इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड possess one basic property, the electric field possess one basic property that the line integral of electric field between the 2 point is independent of path followed between the 2 points। तो इसको समझने के लिए है ना, ये लाइन इंटीग्रल को समझने के लिए हम एक सिस्टम लिए हैं यहाँ पे, है ना। हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए हैं एक्स और वाई, और क्यू चार्ज को ओरिजिन पे यहाँ बैठा दिए हैं, ठीक। अब क्यू चार्ज जब ओरिजिन पे बैठ गया है तो जाहिर सा बात है कि वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चार्ज को लाना है। किस चार्ज को? इस क्यू को नहीं, एक 1 कूलम चार्ज को लाना है। हम ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जब देखते हैं तो हम लोग 1 कूलम चार्ज वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। आपको क्यू नॉट लेना होगा तो क्यू नॉट लेके समझेंगे तो फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लिखना होता है तो 1 कूलम चार्ज को ले जाते हैं, तो 1 कूलम चार्ज को ए से बी पे ले आना है, और इसमें देखना है कि क्या होता है। तो ए से बी पे कौन लाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई अगर ये पॉइंट क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करेगा कि नहीं जी? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करेगा, है ना। रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं, ऐसे बाहर की तरफ, बताओ। तो ये चार्ज, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट होगा चारों तरफ, है ना, अलग अलग डिस्टेंस पे, वो हमको पता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी तो होगा आर ए डिस्टेंस पे। एक पॉइंट सी मान लेंगे जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट बी है यहाँ पे फाइनल पॉइंट जो कि आर बी पोजिशन वेक्टर पे है। तो ए का पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर, एक पॉइंट सी मान लिए हैं जहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर है। और हम लोग समझने के लिए एक सी पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखे हुए हैं, सी पॉइंट पे एक 1 कूलम का चार्ज रखे हुए हैं, और 1 कूलम के चार्ज को सी से लेके डी तक एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलोंग द पाथ ए बी देखना चाहते हैं। ए से लेके बी तक तो ले ही जा रहा है, लेकिन हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ए बी देखना चाहते हैं। और ये आर वेक्टर को आगे प्रोजेक्ट कर दिए, है ना, आगे प्रोजेक्ट कर दिए, और इस डी वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिए यहाँ से, और ये एंगल मान लिए थीटा। तो ये जो सी एन डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं कि डी एल का प्रोजेक्शन है ना, इस ट्रायंगल में आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। भाई ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस। तो कॉस थीटा अगर आप निकालेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस हो गया मेरे पास सी एन, बेस क्या हो गया हमारे पास सी एन, और हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड कितना है? डी एल। तो सी एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं? डी एल कॉस थीटा। अब क्योंकि सी एन जो है वो आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ना, आर ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो आर के डायरेक्शन में सी आर को क्या बोल दिया? डी आर बोल दिया। तो इसी को क्या बोल सकते हैं? डी आर बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड बाई। तो डी आर इज इक्वल्स टू डी एल कॉस थीटा हो गया कि नहीं? तो एक ही क्वेश्चन हम यहाँ से देखो बना लिए। तो यहाँ पे लिख दिए कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सी टू डी, किसी एक पॉइंट सी से डी है, अलोंग द पाथ ए बी। ले तो जाना है ए से भी, लेकिन एक बीच में देख रहे हैं कोई जनरल पॉइंट सी से लेके डी तक। तो फ्रॉम ट्रायंगल सी एंड डी, डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? डी एल हो गया। देखो डी आर हो गया, डी एल है अलोंग द पाथ ए बी। भाई ये जो डी एल लिए है किसके अलोंग दी? रेड वाला पाथ ए बी पे लिए है ना, ये डी एल, ये है ना, समझ में आ रहा होगा। ये जो डी एल लिए है, ये डी एल, ये अलोंग द पाथ क्या है? डी एल है, मतलब अलोंग द पाथ ए बी है। और जो डी आर है, जो ये डी आर है, ये क्या है? आर के अलोंग है, डी आर है आर के अलोंग। तो समझ में आ गया होगा कि इधर है हमारे पास डी आर और इधर है हमारे पास डी एल, और इसके बीच में एंगल है थीटा। सिंपल सा बात। तो अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट सी ड्यू टू प्लस क्यू एट ओ, ये जो प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है इसके कारण वहाँ पे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर जानते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर का कैप लगा दिया है वो डायरेक्शन के लिए। और जानते हैं कि आर का कैप क्या होता है? आर का कैप सॉरी क्या होता है? आर का कैप, आर का कैप क्या होता है? आर का वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर, मॉड आर को सिर्फ आर भी लिख सकते हैं, ठीक। चलो उसका जरूरत पड़ेगा तब देखा जाएगा। तो हम लोग ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, है ना, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई?
दोनों वेक्टर का मॉड ले लेते हैं और बीच में कॉस थीटा ले लेते हैं, तो ई का मॉड डीएल वेक्टर का मॉड और कॉस थीटा। अब ई वेक्टर यहाँ है तो इसका जब मॉड लिखेंगे तो ये तो मॉड क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट भी जानते हैं, अरे आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था इसको। और डीएल का मैग्नीट्यूड तो डीएल ही है और कॉस थीटा है, लेकिन डीएल कॉस थीटा साथ में हम लोग पहले इक्वेशन से क्या मान लिए हैं कि वो डी आर है, तो डीएल कॉस थीटा की जगह पे क्या रख लिए, डी आर। तो यहाँ से ई डॉट डीएल जो है वो के क्यू, डीएल वेक्टर को डी आर के टर्म्स में लिख रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखो। डीएल किधर लेना है, जिस पाथ पे आप चार्ज को ले जा रहे हैं, ठीक है। और डी आर किधर है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड। जरूरी नहीं है आपको इस डेरिवेशन, जनरल डेरिवेशन ये समझा रहा है कि जरूरी थोड़ी है कि जिस पाथ के अलोंग हम चार्ज को ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पाथ के अलोंग होगा। कुछ एंगल्स पे भी तो बना के चल सकता है ना। ऐसे स्ट्रेट लाइन पे हम लिनियरली लोग देख लेता है कि प्लस क्यू के कारण ये इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो इधर से मान लो चार्ज को ला रहे हैं डिस्प्लेस करा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट तक, तो ये तो उसी लाइन पे हो गया। तो ये तो बड़ा ट्रिवियल हो गया ना, बहुत जनरल हो गया। तो उसको हम लोग मोर जनरलाइज, मतलब ट्रिवियल क्या, एक पार्टिकुलर केस हो गया कि स्ट्रेट लाइन पर रहेगा तभी। यहाँ तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं किसी एंगल थीटा पे, तब निकालना है। तो ये अगर सीख गए तो जनरल वाला केस आराम से सीख जाएंगे। तो देखो, तो यहाँ पे देखो कि अब इंटीग्रेशन जब करना होगा ई डॉट डी एल का, इंटीग्रेशन जब करना होगा ई डॉट डी एल का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिए, 1/r² डी आर, 1/r² डी आर का इंटीग्रेशन -1/r सीधे याद करना रहता है ना, याद होगा भी बहुत लोग को। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r। अब लिमिट रख दें कि ए से बी तक रखे हैं ना, तो ए से बी रख दिए। अब देखो, अगर तुमको साइन माइनस से प्लस बनाना है तो यहाँ पर ए रख दो, यहाँ पर बी रख दो, है ना, तो प्लस हो जाएगा। उसके हिसाब से जब साइन यहाँ प्लस बोल दिए तो पहले ए का वैल्यू आ गया, फिर माइनस, और फिर बी का वैल्यू आ गया। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो ये फार्मूला देखो वह बन गया दो पॉइंट के बीच का, Q/4πε0 1/RA - 1/RB, ठीक है। ये लेकिन ये आया क्या, ये आया तुम्हारा ई डॉट डी एल वैक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, लाइन इंटीग्रल ऑफ। तो इससे, इस बात से ये प्रूफ होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। आर ए और आर बी पे डिपेंड किया। भले हम चार्ज को यहाँ से सी से ले गए डी, तो इसमें तो बहुत सारा पोजीशन वेक्टर है, बहुत सारा पोजीशन वेक्टर, लेकिन कोई वैल्यू यूज थोड़ी हुआ। यूज कौन हुआ, जो इनिशियल पॉइंट था ए और जो फाइनल पॉइंट था बी। तो इसी बात से ये बात पता चलता है कि जो इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल जो ई डॉट डी एल है, ई डॉट डी एल का जो इंटीग्रल है ना, ई डॉट डी एल का जो इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट है हमारे लाइन इंटीग्रल के। तो इस वीडियो में इतना ही। और ये सब जो आपको बात बताए हैं, ये सब जो बात बताए हैं, एकदम अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सब वीडियो में ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन खुद से इतना काम करके देखो, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई अभी जस्ट किए हैं ना, 1/r² का इंटीग्रेशन ही तो किए हैं, -1/r। तो कूलम्स लॉ वाले में फोर्स का एक्सप्रेशन रखोगे तो उसमें भी तो यही इंटीग्रेशन फंस रहा है, तो सिमिलर सेम टू सेम हो जाएगा। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।